हेलो बच्चों। देखिए अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे काम कर रहे थे। अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर भी लिए हैं ऑब्जेक्टिव। अब अपन बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल करने की भी कोशिश करेंगे। जो आगे क्वेश्चन पीछे किताब में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा और जो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको कहा था वो आपने उतार लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ। हाँ, अगर वीडियोस को आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो बच्चों। ठीक है, ओके चलिए तो काम करते हैं। बोल रहा है कि 7वां क्वेश्चन है, आर ओम के 5 प्रतिरोध लिए गए हैं। पहले 3 को समांतर क्रम व बाद में इसके साथ 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए पहले 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में, चलिए समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध, समांतर क्रम ऐसा प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों, ऐसा ही किया जाता है। ये प्रतिरोध हमारे हो गए हैं समांतर क्रम में और फिर इसके बाद में 2 प्रतिरोधों को वो कर रहा है इसके श्रेणी क्रम में, ऐसा। तो आर 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 और ये आर और ये आर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए और यहाँ लिख देते हैं बी। ठीक है, अब ये समझिए कि अगर ये समांतर क्रम में और समान प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होते हैं, मतलब टोटल वैल्यू कम हो जाती है। और अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों समान मान के तो क्या हो जाता है, r बटा n हो जाता है। होता ही नहीं होता। यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो r बटा 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने इसको जोड़ा, मतलब इसको सॉल्व किया। यहाँ पे पॉइंट x लिख दीजिए। तो a और x के बीच में मतलब आर ए एक्स बराबर हो जाएगा आर बटे एन, और एन का मान 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा आर बटे 3। ए एक्स का मतलब ए और एक्स के बीच का प्रतिरोध हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे स्टेप सेकंड डाल सकते हैं, ये स्टेप फर्स्ट थी। फिर हमने ए और एक्स के बीच में ये आर बटा 3 रख दिया। फिर उसके आगे ये x यहाँ पर था, एक r यहाँ पर आ गया और एक r यहाँ आ गया और यहाँ पर b लिख दिया। तो a और b के बीच में तुल्य प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम हो गया क्या ये पूरा का पूरा, तो हमने लिख दिया तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब R बटा 3 प्लस R प्लस R, यही तो है। चलिए तो यहाँ पे R और R 2R हो जाएगा और लघुत्तम ले लो एक बार के लिए, तो 3 ले लूँ मैं, यहाँ पर R, ये 3R और ये 3R, टोटल कितना हो जाएगा 7R बटे 3। ये तुल्य प्रतिरोध आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए तो हो गया होगा आसानी से। 8वां क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, अपवयन वेग vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। देखो वैसे अपवयन वेग और विद्युत क्षेत्र E में एक संबंध है क्या बच्चों, vd इज इक्वल्स टू म्यू ई लिखते हैं क्या। म्यू क्या होती है, गतिशीलता बोलते हैं अपन। तो इसका मतलब ये समानुपाती है एक दूसरे के, अरे है नहीं है ना, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो आंसर आएगा ब। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में 9वां सवाल। ओके, ये अच्छा सवाल है और शायद अपन ने कर लिया हो, नहीं किया है तो देख लीजिए। एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला पीला लाल और चांदी सा वलय है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न में से क्या होगा। चलो तो बी रॉय से चालू करें, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बी रॉय। ऑफ तो लिखेंगे नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, हैज लिखेंगे नहीं, वेरी गुड वाइफ, यहां तक ही काम कर लो। तो बी का मतलब ब्लैक, ब्लू, सॉरी ब्राउन, रेड, ऑरेंज,
फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे एंड वाइट। ग्रे को बोलते हैं दूसर, ध्यान में रखना। और ये चालू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये चीज ध्यान में रखें, 0 से चालू करना है। अब देखो सबसे पहले वो कौन सा कलर बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है नीला। तो नीला मतलब ब्लू, छठे नंबर पे तो 6 लिख दिया, है ना। पहले दो रंग जो है वो हमें सार्थक अंक प्रदान करते हैं। फिर बोलता है पीला, पीला मतलब येलो, 64। फिर गुणक बोल रहा है नीला, पीला, लाल, लाल देखो 10 की घात 2, है ना। गुणक क्या होगा, अब 10 की घात 2 में आएगा। फिर प्लस माइनस चौथे कलर के अंदर। फिर देखेंगे चांदी, देखो सोने के लिए होता है 5% और चांदी के लिए होता है 10%। हो गया, और आप यहाँ पे लगा दीजिए हो गया। तो ये देखो ये किताब बोल रहा है 64 गुणा 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%। बे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास में। अब 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, ठीक है बात, तार वैसे भी गर्म हो जाते हैं जब उनमें से धारा प्रवाहित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। तो देखो गर्म होना मतलब ताप में परिवर्तन, ताप अगर परिवर्तित होगा तो अपवयन वेग परिवर्तित होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अपवयन वेग देखा जाए तो म्यू पर निर्भर कर रहा है, म्यू भी तो आ रहा है ना, समझना। या फिर ई टू डिवाइड बाय एम लिखूं और इनटू ई, ऐसा। तो ये जो विश्रांति काल है टो, वो ताप पर निर्भर करता है, ये हमें पता है। तो ताप को चेंज करेंगे तो विश्रांति काल चेंज होगा, विश्रांति काल चेंज होगा तो फिर अपवयन वेग चेंज होगा। तो सीधी सी बात है, ये तो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है, प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। किसी चालक के अंदर जितने प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अंत में रहेंगे, है ना, आवेश संरक्षण का नियम लगेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कितने आवेश होते हैं, तो उस समय आप कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। 0 क्यों लिखोगे बच्चों, क्योंकि उसके पास में जितना परिणामी आवेश पूछ रहा है वो, जितना उसके पास में धनात्मक आवेश है उतना ही उसके पास में ऋणात्मक आवेश भी होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग बात है, ऐसा नहीं पूछा उसने कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसने बोला कि उसका आवेश कितना होगा। तो फिर आप कितना लिखोगे, 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, होना भी चाहिए। देखो ये एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पूछ रहा, वो तो हर एक चालक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुल आवेश कितना होगा। कुल आवेश जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल आवेश कितना, 0 होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की। पहला, दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल मैं छोड़ रहा हूँ, पहला तो खैर अपन कर सकते थे लेकिन सीरीज वाइज करेंगे। मैं अभी 4th से चालू कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो जो दूसरा तीसरा है ना उसके अंदर अलग से ही मेरे को डायग्राम वहाँ से चालू करना पड़ेगा। अभी अपन वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बाद में कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा अपन बाद में कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है 4th नंबर के क्वेश्चन के अंदर, 1 ओम, 2 ओम एवं 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। करोगे श्रेणी क्रम में, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि डायग्राम अगर बन गया है तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध, संयोजित है। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये लो भाई, संयोजन का कुल प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। श्रेणी क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाता है, यही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, 10वीं का सवाल आ गया ये तो। जोड़ दो भाई, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6 ओम आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्य।
मात्रक मत भूल जाना। फिर क्या बोल रहा है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मैंने वैसे भी आपको बताया था कि मोस्टली क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध 0 ही बताएगा वो, मोस्टली में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है इन्हें, से जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो देखो, इस पर और इस पर वोल्टता, तो हम बोलेंगे इस पर वोल्टता V1, इस पर वोल्टता V2 और इस पे वोल्टता V3 होगी, विभाजित होती। लेकिन ये निकलेगा कैसे V1, तो हम बोलते हैं ओम का नियम, IR निकालो, तो कुल मिलाकर के I चाहिए। क्या चाहिए? I। तो हमने बोला कि पहले तो बहने वाली धारा निकाली, I बराबर क्या होगा, V/R इक्वलेंट, है ना। V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इंटू आर इक्वलेंट करते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर V/R इक्वलेंट। अब देखो इस चीज को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बोला V का मान 12 वोल्ट, आर इक्वलेंट का 6, ये आ जाएगा 2 और 2 क्या, एम्पियर। अब देखो R1 प्रतिरोध के लिए विभव होगा V1 और V1 को क्या लिखेंगे अपन, IR, तो ये होगा I इंटू R1, समस्त में समान धारा जाती है, बात ध्यान रखना। I का मान 2, R का मान 1, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। फिर V2 देखो, IR2 लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखते थे, और V3 क्या होगा, IR3 होगा। चलिए IR2, I का मान 2, R2 का मान 2, हो जाएगा कितना, 4 वोल्ट। फिर I का मान 2 और ये शायद 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। गौर करो, ये भी 12 ही आना चाहिए, आ रहा है 12। चलिए, तो हो गया ये सवाल। पहले पे 2 वोल्ट खर्च होंगे, दूसरे पे 4 वोल्ट खर्च होंगे, और तीसरे पे 6 वोल्ट जो है वो विभव पतन होगा। विभव पतन और विभवांतर एक ही चीज होती है, हर बार बताता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल हो गया होगा। 4th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। सॉरी, 5th क्वेश्चन। देखिए, कमरे का ताप मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, प्रारंभिक प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, अब देखो 100 से 117 गया, लॉजिक यूज करो बच्चों, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि चालकों की बात करते हैं हम, अगर किसी अन्य पदार्थ की बात करता तो वो स्पेसिफाई करता कि हाँ ये वाला पदार्थ है, लेकिन अगर उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब आप चालक मान करके चलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना कि ताप बढ़ रहा है, तो 100 ओम पे ताप कम था, 117 ओम पे ताप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो तो अवयव का ताप क्या होगा, इसका मतलब समझिए, 2 ताप हो गए। क्या बोल रहा है, कमरे के ताप पर, ये पहला ताप है आपके पास में T1, कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद में बोल रहा है इस ताप पर प्रतिरोध, तो पहले ताप पर प्रतिरोध RT1 बराबर कितना, 100 ओम। फिर दूसरा ताप T2 जो हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क होगा, पूछा भी गया होगा, ठीक है, बिल्कुल पूछा गया है ताप, और इस पर प्रतिरोध होगा RT2, RT2 कितना, 117 ओम। डन हो गया। चलिए, फिर इसके लिए हमें दे रखा है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और वो कितना दे रखा है, 1.7 गुणा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। चलिए, ये चीज हमें दे रखी है, अगर ये दे रखा है तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या भाई, ताप T2। अगर 2 ताप दे रखे हैं T1 और T2, तो उसके संगत हम प्रतिरोध देखो क्या लिखते हैं, RT2 बराबर, ये आपको याद होगा, RT1 1 प्लस अल्फा और डेल टी लिखते थे। डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1, है ना। डेल टी क्या होता है, उच्च ताप में से निम्न ताप को घटाओ, तापांतर होता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध रखे। अब देखो, RT1 का मान कितना है, आंसर है 100। RT2 का मान कितना है, आंसर है 117।
यहाँ पर 1 प्लस एल्फा डेल टी लिखे, ज्यादा अगेन है बड़े, ठीक है। 100 का भाग लगाओ 117 में, 117 में 100 का भाग लगाया तो आएगा 1.17 आएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स है। बराबर में देखो 100 का भाग लगा चुके हैं, अभी यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस एल्फा डेल टी बच गया। अब इसे एक को उठा करके इधर लेकर आओ इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1.17 माइनस 1 बराबर एल्फा डेल टी, ठीक है। घटाओ भाई, 0.17 हो गया क्या, बराबर अल्फा का मान कितना है 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 4, ठीक। चलो वो डेल टी ऐसा का ऐसा। अब देखो भाग लगाओ, डेल टी निकालो, डेल टी बराबर 0.17 बटे 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब बहुत सारे बच्चे ये मैथमेटिक्स जो है वो नहीं कर पाते हैं। देखिए तो पहले इसको समझो कि पॉइंट एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको 17 में कन्वर्ट करो, 17 गुणा 10 की घात माइनस 2, जितना पॉइंट इधर है ना उतना लगा दीजिए। फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 17 गुणा 10 की घात माइनस 1 और 10 की घात, देखो ये पॉइंट एक के बाद में था इसलिए 10 की घात माइनस 1 और ये 10 की घात माइनस 4 तो था ही, ठीक। 17 से 17 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ऊपर हो गया 10 की घात माइनस 2 और नीचे हो गया 10 की घात माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की घात माइनस 3, सॉरी प्लस का 3 आएगा, क्योंकि नीचे 10 की घात माइनस 3 तो ऊपर 10 की घात 3। ये डेल टी का मान, डेल टी मतलब T2 माइनस T1 बराबर कितना 1000। इसका मतलब T2 बराबर क्या होगा 1000 प्लस T1, इसका मतलब 1000 प्लस T1 का मान देखें 27 हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। डन हो गया। चलो तो ये हो गया। अब अपन अपना अगला सवाल करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए छठा सवाल जो हमें दे रखा है, पंद्रह मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो पहले तो डेटा लिखते जाएं, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा उसे नोट करते जाएं। तार की लंबाई L 15 मीटर, फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A दे रखा है कितना 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर ताप के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई, आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, और आपको प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटा एल। बताओ भाई कैलकुलेशन कर लोगे नहीं करोगे, सिंपल सा था। आर का मान कितना 5, ए का मान 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे एल का मान 15। 5 6 30 और 30 को काटोगे तो 2 आएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर मात्रक, है ना। चलिए आ गया। अगला देखो, एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है। ये सिंपल सा था। ओके, 7वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm बच्चों 10 की घात माइनस 3 होता है मिलीमीटर, है ना।
और इसका स्क्वायर, ये लो इसका स्क्वायर, और फिर मीटर का स्क्वायर, मिली का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान कितना है? उस तार से बहने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर है। धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्मॉल एन, ठीक है, वो कितनी दे रखी है? 8.5 गुणा 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, सेंटीमीटर क्यूब में अपन को मीटर क्यूब चाहिए, मात्रकों का ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 8.5, ये 8.5 है, गुणा 10 की घात 22 ऐसा का ऐसा। सेंटीमीटर की जगह मीटर बनाओगे, 10 की घात -2 लिखोगे, उसी की जगह लिखो और उसका क्या करो? क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं। तो ये 10 की घात -6 होगा, 10 की घात -6 ऊपर गया तो 10 की घात +6, +6 और 22 कितने हो जाएंगे? 28। 8.5 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। ये है सही डेटा। ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए, नहीं तो सवाल की नैया पार हो जाएगी, ठीक है। हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए, वीडी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, आई दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, हाँ हो जाएगा। क्या भाई? आई बराबर क्या होता है? एन ई ए वी डी, ये होता है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? वी डी। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? आई बटा एन ई ए। मैं सिर्फ मान रख रहा हूं, आई का मान 0.5, एन का मान 8.5 गुणा 10 की घात 28, ई का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये पता ही होना चाहिए, 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ए का मान 10 की घात -6। सॉल्व करो, मीटर प्रति सेकंड मात्रक जरूर लगाना, हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। 8वां और आज का अंतिम सवाल, आज अपन सिर्फ इतना ही कार्य करेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। ऑलराइट, 8वां सवाल देखिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर है बच्चों। क्या बोल रहा है? किस ताप पर, किस ताप, अब देखो ताप कैसे भी हो सकता है, T1 भी हो सकता था, T2 भी हो सकता था, T भी हो सकता था, है ना। आपने जो फॉर्मूला लिखा है उनमें T1, T2 और कई बार T भी आता था। तो वो देखते हैं कि ये कौन सा, किस तरीके का सवाल है। किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा? अच्छा सवाल है। तो पहला ताप 0 डिग्री है बच्चों, है ना। जब 0 डिग्री होता है तो T1 और T2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हमने बोला समझना इस चीज को कि हमें क्या बोल रहा है। हम बोलते हैं कि 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध R0 और T डिग्री तापमान पर प्रतिरोध होता है RT, और इन दोनों के मध्य संबंध होता है RT बराबर R0 1 + α-T लिखते हैं। याद आ रहा है क्या? जब 0 डिग्री का यूज होता है तब T आता है, जब 0 डिग्री के अलावा अन्य तापमान दिए हुए होते हैं तो यहाँ पे ΔT आता है, यहाँ पे T2 आता है, यहाँ पे T1 आता है। ये ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, तो 0 डिग्री पे अगर प्रतिरोध R है तो उस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए? 0 डिग्री प्रतिरोध का दुगना हो जाना चाहिए, ठीक है। T क्या है? क्वेश्चन मार्क है, ऐसा ही। और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान जो में दे रखा है वो है 4 गुणा 10 की घात -3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सॉल्व करो भाई, आपको टी का मान निकालना था। RT का मान कितना? 2R, इसका मान कितना? R। 1 + α, अल्फा बाद में रख देंगे, और T ज्ञात करना है। R से R कैंसिल, 2 बराबर 1 + α-T, ये एक ही हो जाएगा क्या? 1 बराबर α-T, तो T बराबर क्या हो गया बच्चों?
1/अल्फा, है ना। चलिए, तो टी बराबर 1/अल्फा, अल्फा का मान देखें 4 × 10⁻³ यही है। 10⁻³ को ऊपर लेकर जाओ, 10⁻³ और 10⁻³ मतलब 1000, हमें भाग लगा किसका, 4 का, कितना आएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तांबे का प्रतिरोध जो है वो उसके 0 डिग्री के प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, जस्ट दुगुना हो जाएगा। ठीक है, सवाल हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये आंकिक सवाल समझ में आए होंगे। अब नहीं समझ में आते तो वापस एक बार वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता या कोई चीज़ रह जाती है कि सर ऐसे कैसे आपने मान रख दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर हम क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, मैं भी आपको क्वेश्चन देता रहूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हाय लिख करके भेज दीजिए, खुद का नाम लिख दीजिए, स्कूल लिख दीजिए, और कहाँ से हैं हो सके तो वो बिल्कुल लिखें। आप राजस्थान में कहीं से भी हो या इंडिया में कहीं से भी हो तो आप प्लीज़ मेरे को लिख दीजिए कि यहाँ से हैं, और स्कूल का नाम लिख सके और जगह का नाम लिख सके। तो खुद का नाम लिख दीजिएगा और स्कूल का नाम और जिस जगह से वहाँ से वो लिख दीजिएगा। और वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कल शायद 29% थे जो अनसब्सक्राइब थे। ठीक है, तो वीडियोस को देख रहे हो तो बच्चों फिर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।